हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 16 सितंबर की करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है और उसके बाद जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी वो सब कुछ टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंफ्यूजन न केवल आपको कमजोर करता है बल्कि हार का कारण बन सकता है। हमारी प्रोफेशनल और हमारी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी मैटर को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, सेंसिटिव हैं, तो उस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए और किसी भी तरीके का अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि जब संशय होता है तो उससे हम सही तरीके से नहीं सोच पाते और कमजोर हो जाते हैं मेंटली रूप से। तो इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीवन में। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक लाइफ में आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल क्लियर रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते रहिए, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस के बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल संधि हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संधि कही जाती है मॉन्ट्रियल संधि को। स्पेशली जो ओजोन लेयर है उसको बचाने के लिए दुनिया के देशों के द्वारा इस पर साइन किया गया है। तो इस संधि की याद में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में ये डिसाइड किया कि हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा 16 सितंबर को। ओके, इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो थीम है इस बार की ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इस थीम के साथ हम विश्व ओजोन डे मना रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संधि है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब ने साइन किया है। ठीक है, और जो भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए राज्य हैं उन सब के इस पर सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। इसका मोटिव ही ये है कि किस तरीके से ओजोन लेयर को बचाया जा सके। ओजोन लेयर के बारे में बात करें तो O3 इसका रासायनिक नाम है। इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जब वायुमंडल आप देखोगे तो उसमें कई सारे मंडल हैं। तो उसमें एक समताप मंडल है। समताप मंडल के जस्ट ऊपर आपको ओजोन लेयर है, या इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं, ये मिल जाएगी। ये स्पेशली सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, पराबैंगनी रेजेस निकलती हैं, उससे हमारी धरती की, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करने का काम करती हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि कारखाने में बहुत मशीनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कुछ ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं? उनकी जगह से हटा दे रही हैं, है ना। अब वो गैसेस कौन सी है देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, CFC है, HCFC है, हेलोन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। तो ये सारी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को उसकी जगह से हटा दे रही हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, छेद हो गया है, तो छेद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये गैसें जाती हैं सप्ताह मंडल तक, ओजोन और लेयर, और जो ओजोन लेयर है उसको वहां से हटा देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी रेजेस हैं वो सीधे पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए। प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड है जिसका नाम है मोबी। तो मोबी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो मोबी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है अभिनेता ऋतिक रोशन जी को। याद रखिएगा, ऋतिक रोशन जी पहले भी इस ब्रांड से संबंधित थे। इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था विक्रम बेधा। तो विक्रम बेधा में भी इन्होंने मोबिल जो कंपनी है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका जो है प्रचार ऐड किया था। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। देखो, मास्टर कार्ड के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया के 120 से लेकर 122 देशों में ये काम करता है। ये डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है उपभोक्ताओं को। तो इस मास्टर कार्ड ने नए चेयरपर्सन की नियुक्ति करी है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये जो चेयरपर्सन है वो SBI के प्रमुख रह चुके हैं, यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसके प्रमुख रह चुके हैं, जिनका नाम है रजनीश कुमार। और अब ये मास्टर इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं।
ओके। मास्टर कार्ड के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि पूरी दुनिया में डिजिटली बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है। और अगर मैं रजनीश कुमार जी के बारे में बात करूं तो इनका जो प्रमुख योगदान है वो ये एक योनो प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली डिजिटल बैंकिंग के लिए है, उसके निर्माण में इनका प्रमुख योगदान रहा है। साथ में जो मास्टर कार्ड है इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। इसके अध्यक्ष माइकल मीबैक हैं और इसका मुख्यालय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ओके। अच्छा, वो देशों की संख्या सुधार लेना 210 है। कितने हैं? मैंने 120 बोला था ना, तो यहाँ पर 210 देशों में मास्टर कार्ड काम कर रहा है। ओके, क्लियर। देखिए, अभी मानसून सत्र चल रहा था संसद का, तो मानसून सत्र के दौरान कुछ निर्णय लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो विधेयक पास किया गया है और वो विधेयक क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और डिसीजन क्या लिया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1 अक्टूबर 2023 से आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, नौकरियां इत्यादि के लिए किसे सिंगल डॉक्यूमेंट निर्धारित कर दिया गया है। यानी अगर आपको आधार बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट जरूर आपके पास होना चाहिए, वो जरूर आपका सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपका बिल्कुल सही तरीके से बना होना चाहिए, इसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेंगे। देखो, हमारे देश का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पेश किया गया था। और जब ये अधिनियम पेश किया गया तो दोनों, यानी कि हमारा जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उन दोनों में इसको पारित भी कर दिया गया था। लोकसभा में इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया गया था और राज्यसभा में इसे 7 अगस्त को पारित कर दिया गया था। इस डॉक्यूमेंट के तहत ही ये डिसाइड किया गया कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसका कहाँ कहाँ उपयोग करोगे, तो मैंने हालांकि बता ही दिया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, यानी कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, आपको एंट्रेंस दिया है, आपका एडमिशन हो रहा है, उस टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको अपना जो है वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, आपको आधार बनवाना है, आपको अपनी शादी रजिस्टर्ड करवानी है, सरकारी नौकरी में नियुक्ति लेना है, तो इन सब बातों को अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। बाकी सारी डिटेलिंग टेलीग्राम के लिंक पर है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कितने सालों के लिए ई कोर्ट्स चरण 3 को मंजूरी दे दी है। तो देखो, ई कोर्ट्स नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ई कोर्ट्स का मतलब है कि 2007 से ही जो राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली है, या जो हमारी जो केंद्रीय सरकार है, वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पेपरलेस की जो व्यवस्था है वो अपनाई जाए, जिससे कि पेपर्स का यूज कम हो और सब कुछ डिजिटली हो जाए। तो इसी के लिए कई सारे फेजेस चलाए गए थे, तो उसमें ई कोर्ट्स चरण 3 को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। अच्छा, ये कितने साल तक के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है, तो 4 साल तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। 4 साल के बाद इसको खत्म नहीं कर दिया जाएगा, 4 साल के भीतर ये जो ई कोर्स चरण 3 है इसको कंप्लीट करने के बारे में बात करी गई है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस बात को समझ लें। देखिए, इसमें 7,210 करोड़ रुपए का बजट आएगा, ठीक है। और 2007 से ही ई गवर्नेंस की तरफ से ई गवर्नेंस के लिए काम किया जा रहा है। और हमारा जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस नाम से एक परियोजना चलाई गई है। इस परियोजना का मोटिव ये है कि किस तरीके से जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी जो है मंत्रालय है, उसमें पेपरलेस की व्यवस्था करी जाए, कागजों का इस्तेमाल कम किया जाए और सब कुछ डिजिटली किया जाए, है ना। इस बात को ध्यान रखना। और इसी मोटिव को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है ई कोर्ट्स चरण 3 के लिए। ओके, जो एक न्यायिक प्रक्रिया, यानी जो हमारे न्यायालय हैं उनके लिए ये व्यवस्था करी गई है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। आइए बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया के बारे में बात करते हुए क्वेश्चन ये है कि यात्रियों को नया अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है, तो याद रख लेना, प्रोजेक्ट अभिनंदन। एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन इसलिए शुरू किया गया है कि जब यात्रियों का कुछ सामान गुम हो जाए या फिर अगर उनकी कोई फ्लाइट छूट जाए तो उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना।
और इसके लिए हमारे देश के 16 हवाई अड्डे लिए गए हैं, जहां पर ये कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे, जिनका काम क्या होगा, जिनका विशेष रूप से काम ये होगा कि वो प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। यानी कि वो सारी डिटेलिंग आपको देंगे कि किस तरीके से आप अपने सामान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कौन सी फ्लाइट से आप जा सकते हैं, या कैसे रिफंड हो सकता है आपका पैसा। ओके। BAE सिस्टम्स और L&T, ओके, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। अब ये जो समझौता या साझेदारी हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से हुई है, या मोटिव क्या है। तो भारत में ऑल टेरेन वाहन की उपलब्धता, ओके, भारत में ऑल टेरेन वाहन की उपलब्धता के लिए हुई है। यानी कि जो भारत का रक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए ये दोनों काम करेंगे। BAE एक वैश्विक रक्षा और सुरक्षा कंपनी है, ठीक है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टॉमी गुस्ताफसन रास्क, ओके। और जो लार्सन एंड टूब्रो है वो भारत की कंपनी है, जिसके प्रबंध निदेशक इस टाइम पे कौन है, तो वो है अरुण रामचंदानी। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में BVS-10 जैसे वाहनों का निर्माण करेंगी, ओके। तो अब कल जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, चलिए। देखो, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और संचयिका दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। कल की क्लास में डिटेलिंग में हमने इसके बारे में पढ़ा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि जो राष्ट्रीय अभियंता दिवस है भारत में मनाया जाता है, विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और इस बार हमने 162 नंबर का इनका बर्थडे सेलिब्रेट करा है। और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रख लेना, ये है प्रोफेसर नजमा अख्तर। कहाँ की प्रोफेसर हैं ये, तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार के बारे में। इससे किसे सम्मानित किया गया है पूछा जा रहा है। तो नेत्र विशेषज्ञ हैं सेना में, जिनका नाम है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इन्हें सम्मानित किया गया है। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है, तो ये है राइट्स लिमिटेड, इसे सम्मानित किया गया है, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया है, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो ये है अभिनेत्री मीता वशिष्ठ, ठीक है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इसके पहले मनोरंजन नीति परिषद के अध्यक्ष थे सतीश कौशिक जी। तो जब सतीश कौशिक जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मीता वशिष्ठ जी को बनाया गया है। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्र किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, गुजरात के गांधी नगर में, है ना। और इसके लिए संसद के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 21 हमारे देश के 21 विधानसभा को किस तरीके से डिजिटली हाउस में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जो पेपरलेस व्यवस्था है उसको अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किसने रखी है। तो देखो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। तो भगवंत सिंह मान के द्वारा ही सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। सारागढ़ी स्मारक स्पेशली सारागढ़ी में एक युद्ध हुआ था, जिसमें सिख रेजिमेंट के लगभग 21 सैनिकों ने भाग लिया था, और उन्होंने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उनकी बहादुरी के लिए, उनको याद करने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किसने समझौता किया है। तो इसके बारे में बात करते हुए UNDP इंडिया और नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, जो कृषि के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और नाबार्ड जो कृषि के क्षेत्र में बैंकिंग के लिए और उधार देने के लिए काम करता है, एक बैंकिंग संस्थान है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुई है, और इसमें किसने जीत हासिल करी है। तो ठीक है, तो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने जीत हासिल करी कर्नाटका को हराकर। कहां पर हुआ ये मैच, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ठीक है। मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो देखो, मिशन इंटेंसिव जो इंद्रधनुष है वो संबंधित है टीकाकरण से,
और ये किस राज्य की परियोजना है, तो ये परियोजना है पंजाब राज्य की, याद होना चाहिए। इसमें स्पेशली 0 से 5 साल के बच्चों को लिया गया है, गर्भवती महिलाओं को लिया गया है जिनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा, और इसके लिए 12 डिजीज लिए गए हैं, यानी कि जो ऐसे जानलेवा बीमारी हैं उनके लिए टीकाकरण किया जाएगा पंजाब में। ओके, और स्पेशली जो दूर दराज वाले इलाके हैं, प्रवासी मजदूर जहाँ रहते हैं, कस्बे हैं जहाँ तक स्वास्थ्य की पहुंच नहीं हो पाती, वहां तक इसको पहुंचाया जाएगा मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष को। ओके, इस सेशन में इतना ही। हमने रिवीजन कर लिया, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी न्यूज़ थी उसको भी पढ़ लिया। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी न्यूज़ बच के ना जाए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।